फेसबुक के माध्यम से की गई एक पुरुष और एक महिला के बीच दोस्ती खतरनाक परिणाम दे सकती है जब ये शारीरिक आकर्षण में बदल जाए। अब जब हमारी क्राइम स्टोरी में सरहद पार उड़ने वाले ऐसे प्रेमी पंछियों की बात हो रही है, तो बात सरहद की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की ही हो रही है। सम्राट अशोक ने उज्जैन पर विजय प्राप्त करने के बाद लौटते समय जिस शहर में रात बिताई थी, उसका नाम अशोकनगर था। अशोकनगर जिला शरबती टुकड़ा गेहूं और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अशोकनगर शहर जिला मुख्यालय है। वीरेंद्र जैन का संयुक्त परिवार अशोकनगर के शंकरपुर मगरड इलाके में रहता था। वीरेंद्र जैन के 2 बेटे हैं। बड़े का नाम सौरभ और छोटे का नाम विनीत है। दोनों की शादी हो चुकी थी। The 11th of July 2023 की शाम को उस परिवार पर आफत टूट पड़ी। उनके पड़ोस में रहने वाली एक शिक्षिका बहन अशोकनगर के सेंट थॉमस स्कूल में कार्यरत थीं। इस परिवार के प्रति उनकी भावनाएं थीं। स्कूल छूटने के बाद वह वीरेंद्र जैन के घर आ गई। बहन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सौरभ और उसकी पत्नी ऋचा के लापता होने के बाद से आप सभी दुखी हैं। सभी पड़ोसियों को पता है कि वीरेंद्र काका और विनीत भाई को पिछले 4.5 महीने से उन्हें ढूंढने में भूख प्यास का भी होश नहीं रहा है। लेकिन आज मिली जानकारी के मुताबिक खबर अच्छी नहीं है। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। बहन ने आगे कहा, आज दोपहर को ऋचा भाभी स्कूल आई। उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि हम अब दूसरी जगह रहने चले गए हैं। इस वजह से अंकित यानी कि ऋचा और सौरभ का पुत्र अंकित को ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है। मैं हैरान थी। मैंने उससे कहा कि यहाँ सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम कहाँ हो? सौरभ भाई क्या करते हैं? जब मैंने इस बारे में पूछा तो उसने ऐसे जवाब दिया जैसे वह सहजता से कह रही हो कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हर कोई ऐसे कांप उठा मानो भूकंप आ गया हो। सौरभ मर गया और ऋचा ने हमें बताया तक नहीं। ये सब क्या है? सदमे से उबरते हुए विनीत ने पूछा। भाभी कहाँ है? आपने उन्हें टीसी दी? बहन ने बताया कि टीसी नहीं दी गई है। उसे लेने के लिए कल दोपहर 12 बजे स्कूल बुलाया गया है। वीरेंद्र भाई और विनीत ने उस समय स्कूल जाने का फैसला किया। अब संक्षेप में सौरभ की कहानी। सौरभ जैन की शादी 7 जून 2013 को ऋचा से हुई। शादी के समय सौरभ 25 वर्ष और ऋचा 17 वर्ष की थी। उनका बेटा अब 8 साल का हो गया था। सौरभ सेल्समैन के पद पर कार्यरत था। संयुक्त परिवार सुखी था। कोरोना और लॉकडाउन के समय ऋचा मोबाइल फोन में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती दीपेश भार्गव नाम के युवक से हो गई। विदिशा जिले के सिरिंज गांव में रहने वाला दीपेश होशियार था और ऋचा से 2 साल छोटा था। दोनों के बीच फेसबुक पर हुई दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इस परिवार में किसी को पता नहीं चला। कोरोना काल के बाद वीरेंद्र भाई के बिजनेस में व्यस्त था। सौरभ के लिए सेल्समैन की नौकरी का मतलब है कि वह जल्दी में है। विनीत की नौकरी भी चल रही थी। विनीत की पत्नी घर के काम में अपनी सास की मदद करती थी। ऋचा भी इसमें हिस्सा लेती थी। लेकिन इसके बाद वह बाकी समय दीपेश के साथ मोबाइल फोन पर मीठी मीठी बातें करने में बिताती थी। पूरा परिवार अंधेरे में रहा और 31 मार्च 2022 को ऋचा अपने बेटे अंकित को साथ में लेकर ऋचा दीपेश के साथ रहने के लिए घर से भाग गई और एक चिट्ठी लिखकर गई। मैं मेरी मर्जी से जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरी जब इच्छा होगी तब मैं वापस आ जाऊंगी। वह कहाँ गई, किसके साथ गई, उसके घर में किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि दीपेश भार्गव का नाम भी नहीं मालूम था। हालांकि परिवार की इज्जत का सवाल था, इस वजह से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। ऋचा के माता पिता अशोकनगर में ही रहते थे।
वहां जाकर पता किया तो उन लोगों ने ठीक से जवाब नहीं दिया। 2 महीने बाद जब ऋचा अपने बेटे के साथ लौटी तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। 2 महीने तक घूमकर लौटी बहू का सास को कैसे स्वागत करना चाहिए? ऋचा ने सौरभ से माफी मांगी और बड़े दिल से सौरभ ने उसे माफ कर दिया। लेकिन अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वीरेंद्र भाई ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सौरभ को दे दिया क्योंकि वह इसे रखने के लिए तैयार नहीं थे। सौरभ और ऋचा दूसरे इलाके में किराए पर रहने चले गए। इसके बाद ऋचा के कहने पर सौरभ ने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। बेशक ऋचा को बताए बिना सौरभ कभी कभार अपने माता पिता से मिलता था। माँ हर हफ्ते सौरभ को फोन कर अपने बेटे और पोते के बारे में पूछती थी। 25 फरवरी 2023 के बाद सौरभ की मां ने सौरभ को लगातार 3 दिन तक फोन किया, लेकिन सौरभ का फोन बंद था। वह परेशान हो गई तो उसने विनीत से कहा कि तुम्हें जाकर सौरभ को देखना चाहिए। विनीत जब सौरभना के घर गया तो पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी भाभी का भाई भी 2 महीने से उसके साथ रहने आया था और वे 20 तारीख को यहाँ से चले गए हैं। वे कहाँ गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने मकान खाली नहीं किया। भाभी का भाई? विनीत का दिमाग चकरा गया। ऋचा का कोई भाई नहीं है तो ये हीरो कौन होगा? उन्होंने अपनी जांच स्वयं जारी रखी। घर पर माता पिता से बात की तो वे चिंतित हो गए। सौरभ के किसी भी दोस्त और परिचित को कुछ पता नहीं चला, इसलिए परिवार चिंतित हो गया। 4.5 महीने तक वे लोग सौरभ को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज स्कूल की सिस्टर ने जो कहा उसे सुनकर सभी उत्साहित हो गए। अगले दिन विनीत स्कूल गया। जब ऋचा आई तो विनीत ने उससे पूछा कि सौरभ कहाँ है। थोड़ी देर बहस करने के बाद ऋचा ने बताया कि सौरभ और दीपेश भार्गव बाइक से राजपुर जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही सौरभ की मौत हो गई। ऐसी सूचना देकर उन्होंने ताना मारा कि तुम लोगों ने हमें घर से निकाल दिया और बताया नहीं। संतुष्ट होकर विनीत ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा। विनीत सीधे ऋचा के घर गया, इस उम्मीद में कि 8 साल का भतीजा अंकित कुछ अतिरिक्त जानकारी देगा, क्योंकि वह होशियार है। ऋचा अभी स्कूल में थी। घर में एक 25 साल के युवक को देखकर उसे एहसास हुआ कि यही युवक ऋचा का भाई बनकर घर में रह रहा है। मैं सौरभ का छोटा भाई विनीत हूँ। आप? उसने सीधे पूछा तो पेला ने उत्तर दिया। मैं ऋचा बहन का माना हुआ भाई हूँ। मेरा नाम दीपेश भार्गव है। 2 महीने घूमने के बाद जब ऋचा वापस आई तो विनीत को घर में बोला जाने वाला ये नाम याद आया। उन्हें संदेह हुआ कि सौरभ की मौत में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दीपेश से पूछा। सौरभ भाई की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्हें क्या हुआ था? जब किसी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ता है तो क्या होता है? दीपेश ने जवाब दिया। हम एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे, तब उसको अचानक दिल का दौरा पड़ा और सौरभ का देहांत हो गया। क्या जीवन में कोई आशा है सर? कोई भरोसा नहीं है, कहकर विनीत चला गया। विनीत ने अपने पिता को फोन किया और संक्षेप में सब कुछ समझाकर पुलिस आयुक्त के कार्यालय में आने को कहा। वीरेंद्र भाई अपने 4 रिश्तेदारों को लेकर आए और वे सभी जिला पुलिस प्रमुख से मिले। सौरभ की मौत के बारे में ऋचा और दीपेश के परस्पर विरोधी बयानों के बारे में बात करते हुए विनीत की शिकायत है कि उन दोनों ने मेरे भाई सौरभ को मार डाला। एसपी ने तत्काल मामला कोतवाली थाने के वरिष्ठ निरीक्षक नरेंद्र त्रिपाठी को सौंप दिया। विनीत ने अशोकनगर के सभी शमशान घाटों में दाह संस्कार के रिकॉर्ड जांचे, लेकिन कहीं भी सौरभ का नाम नहीं था। पुलिस ने ऋचा और दीपेश को गंजबासौदा गांव से पकड़ा और पूछताछ शुरू की। ये सच है कि दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली,
लेकिन हत्या की योजना बनाने से पहले उन्होंने 8 बार श्याम फिल्म देखी थी, इसलिए शव मिलने तक उन्हें पुलिस की बेबसी का अंदाजा था। दोनों ने खेल की शुरुआत चालबाजी से की। कहाँ किया मर्डर? शव कहाँ फेंका? जवाब में ऋचा और दीपेश ने कहा कि उन्होंने बालाजीधाम कॉलोनी के मकान में हत्या कर शव छत में जला दिया है। पुलिस टीम उन्हें लेकर वहां पहुंची। कमरे में खून के धब्बे थे, लेकिन छत पर कुछ भी जलाए जाने का कोई निशान नहीं था। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि शव को टुकड़ों में काटकर टीन के डिब्बे में डालकर जला दिया। हथियार कहाँ है? उत्तर मिला कि हथियार भी जला दिए गए। सारी राख और पत्तियां कब्रिस्तान में फेंक दी गईं। पूरा ग्रुप कब्रिस्तान पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला तो सीनियर इंस्पेक्टर नरेंद्र त्रिपाठी ने सख्ती से पूछा तो दोनों ने माफी मांगी और बताया कि शव को तुलसी तालाब में फेंक दिया गया है। तैराकों ने पूरे झील को छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दोबारा माफी मांगते हुए कहा कि ये झील नहीं, नदी में डाल दिया गया है। सभी लोगों की भीड़ लेकर नदी पर गए और तैराकों ने नदी में 1 किलोमीटर तक खोजबीन करते हुए बहुत पसीना बहाया, लेकिन उन्हें शव नहीं मिला। अब ये दोनों हत्यारे ऐसे घूम रहे थे मानो मजाक कर रहे हों। पुलिस सन्न रह गई। पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ करने के बजाय आसपास के 7 जिलों से 20 फरवरी 2023 से 23 मार्च 2023 तक मिले लावारिस शवों की संख्या की जानकारी मांगी। विदिशा जिले के शमशाबाद थाना पुलिस ने जवाब दिया कि हमारे पास 23 फरवरी 2023 को एक युवक का शव मिला है। पुलिस टीम जैन परिवार को लेकर शमशाबाद थाने पहुंची। कपड़े और तस्वीरें देखकर वीरेंद्र भाई और विनीत टूट गए। वह शव सौरभ का था, इसलिए बिना किसी दया के पुलिस ने ऋचा और दीपेश से कड़ी पूछताछ की। तब दोनों ने अपनी करतूत कबूल कर ली। दीपेश के साथ 2 महीने बिताने के बाद ऋचा वापस लौटा और सौरभ को उसके परिवार से अलग करना भी उसकी योजना का हिस्सा था। वीरेंद्र भाई ने पारिवारिक संपत्ति में से 12 लाख रुपये सौरभ को दिए। इसके अलावा एक ट्रैक्टर और 5 बीघे जमीन भी दी गई। सौरभ का जीवन बीमा भी बड़ी रकम का था। इसके चलते उनकी योजना सौरभ को खत्म कर सब कुछ हड़पने की थी। ये मेरा भाई है और ये हमारे साथ रहेगा, ये कहकर ऋचा दीपेश को घर में ले आई दी और बेटे अंकित को भी बताया कि ये तुम्हारे मामा हैं। उसने सौरभ के भोलेपन का फायदा उठाया और ऋचा ने प्यार से उसके एटीएम कार्ड का पिन नंबर हासिल कर लिया। ध्यान फिल्म भी 8 बार देखी जा चुकी थी। अचानक सौरभ को अपनी बाह में कुछ और दर्द महसूस हुआ, तो दोनों को मौका मिल गया। अंकित के माता पिता को वहां छोड़ने के बाद ऋचा ने सौरभ को समझाया कि हमें भोपाल जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 21 फरवरी 2013 को सुबह सौरभ, ऋचा और दीपेश किराए की टैक्सी से भोपाल के लिए निकले। शमशाबाद के पास टैक्सी रोककर दीपेश ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ से दूसरी व्यवस्था है, तुम वापस चले जाओ। ड्राइवर को बर्खास्त करते हुए ड्राइवर को वहां से वापस भेज दिया। ऋचा और दीपेश ने सौरभ को खेत में खींच लिया, उन्हें मार डाला और उनके सिर को एक बड़े पत्थर से कुचल दिया। शव को वहीं छोड़कर ऋचा और दीपेश ने दूसरी टैक्सी ली और भोपाल पहुंच गए। ऋचा को सौरभ के बैंक खाते की चाबी मिल गई थी, इसलिए वह एटीएम से पैसे निकालकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। राजस्थान में उज्जैन, पोंचा, प्रयाग से लेकर खंतुश्याम तक। उसके बाद दीपेश के गांव सिरोंज में एक घर रखा और ऋचा ने अंकित के साथ अपने माता पिता को भी रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बैंक से 8 लाख रुपये निकाले थे। दीपेश ने सौरभ का मृत्यु प्रमाण पत्र भी सिरोंज में व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया गया, ताकि ऋचा को बीमा और अन्य पैसे लेने में कोई परेशानी न हो। ऋचा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मासूम पति को मारने की ऐसी
सटीक योजना बनाई कि 4.5 महीने तक किसी को सौरभ की हत्या का पता नहीं चला। लेकिन बेटे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट इसमें आड़े आ गया। इसके बाद ऋचा और दीपेश अब ये लव बर्ड्स अशोकनगर जेल में दिन गुजार रहे हैं।